Hello friend, welcome to my channel. This is Uttam Chaudhary and today I am come back with another video, that is non-steroidal anti-inflammatory drug. Non-steroidal anti-inflammatory drug and antipyretic analgesic drug are the class of drug that have antipyretic and anti-inflammatory and analgesic property. What does it means? एंटी मीन्स कि जो ऐसे ड्रग जो सूजन को कम करते हों, ये एंटीपायरेटिक जो बढ़े हुए बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल तक रिड्यूस करता हो, तो ऐसे ड्रग को हम एंटीपायरेटिक ड्रग बोलते हैं। और एनाल्जेसिक ड्रग जो पेन को रिड्यूस करते हैं या पेन के परसेप्शन को कम करते हैं, तो ये ड्रग होते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड दे डोंट हैव प्रॉपर्टी टू डिप्रेस द सीएनएस। इसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है जो सीएनएस को डिप्रेस करके पेन को रिड्यूस करता हो। ये पेन जो सीएनएस होता है हमारे सीएनएस को डिप्रेस नहीं करता है एंड दे डोंट हैव प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंस। बहुत से ड्रग ऐसे होते हैं जो फिजिकली अगर उसको हम ले रहे हैं ओरली तो वो हैबिट यानी कि आदत डालती है, लेकिन ये ऐसे ड्रग हैं जो हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो हम लोग जानते हैं जो मेम्ब्रेन होता है वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो फास्फोलिपिड अगर कोई भी स्टिमुलाई लाइक हमारे स्किन है और यहाँ पे कोई स्टिमुलाई लगता है, बाहर से कोई चोट आती है, तो यहाँ की जो लिपिड है वो कन्वर्ट हो जाता है एराकिडोनिक एसिड में। तो एराकिडोनिक एसिड जो है वो विद द हेल्प ऑफ फास्फोलाइपेज एंजाइम, ये एंजाइम होता है, तो फास्फोलाइपेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है एराकिडोनिक एसिड में, और एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में विद द हेल्प ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम, ये भी एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, और यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स के 3 सब डिवीजन है, आइसोमेरेजेस, थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेसिस। तो जो आइसोमेरेजेस है इसकी भी कई सब डिवीजन है, लेकिन हम लोग एक एक एग्जांपल को यहाँ पे लिख लिए हैं, जैसे कि PGE2 यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2, और यहाँ TXA2 यानी कि थ्रोम्बोक्सिन A2, यहाँ पे PGI2 यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2। अब बात करते हैं जो आइसोमेरेजेस है उसका फंक्शन क्या है। तो आइसोमेरेजेस जो है वो वाइसोडाइलेशन कॉज करता है और म्यूकस का सेक्रेशन करता है। जो इंटेस्टाइन में स्टमक में म्यूकस का सेक्रेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। वहीं जो थ्रोम्बोक्सिन है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, जबकि वो डायलेशन कॉज करता था, ये कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा और जो प्लेटलेट्स है उसकी एग्रीगेशन करेगा। कहीं भी अगर ब्लड वेसल्स फट जाती है तो उस प्लेस पे या जहाँ भी प्लेटलेट्स की फंक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन करना थ्रोम्बोक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी चीज़ जो प्रोस्टासाइक्लिन है ये वैसोडाइलेशन कॉज करता था, जैसे पहला आइसोमेरेसिस करता है। दूसरी चीज़ एंटी एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, यही ये एग्रीगेशन करता था और ये इसी के अपोजिट फंक्शन कर रहा है कि एंटी एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो रही है उसको ये तोड़ रहा है। तो ये अब बात करते हैं जो COX-1 और COX-2 एंजाइम है, ये दोनों इसी के जो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है इसी का 2 आइसोमर है। ठीक है, और जो COX-1 है ये हमारी बॉडी में नॉर्मली रिलीज होता रहता है और ये फंक्शन को कैटलिस्ट कर जितने भी रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, लाइक जैसा कि आपको यहाँ चार्ट एक दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में जो COX-1 है वो रिस्पॉन्सिबल है किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। दूसरी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, जो गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन के लिए और म्यूकस सेक्रेशन के लिए। दूसरी जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन है उसकी रेगुलेशन के लिए COX-1 रिस्पॉन्सिबल है। अब COX-2 देखते हैं, यहाँ पे जो COX-2 लिखा हुआ है ये रिस्पॉन्सिबल है जो टेम्परेचर है उसको रेज करने के लिए और पेन की परसेप्शन को बढ़ाने के लिए और इन्फ्लामेशन कॉज करने के लिए COX-2 रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो, जो COX-2 है ये तभी रिलीज होता है जब इन सर्टेन कंडीशन अगर कभी स्टिमुलाई हमारे बॉडी में या हमारे स्किन में लगता है, ठीक है, मेम्ब्रेन में, तभी ये COX-2 रिलीज होता है, COX-2 एक्टिवेट होता है। COX-2 रिस्पॉन्सिबल होता है पेन की परसेप्शन को बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर को रेज करने के लिए और इन्फ्लामेशन कॉज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें है तो नॉर्मल फंक्शन है जो हमारे बॉडी में होते रहते हैं। तो अगर हमें टेम्परेचर को कम करना है, पेन की परसेप्शन को रिड्यूस करना है, पेन को कम करना है या इन्फ्लामेशन को कम करना है, तो हमें करना क्या होगा कि जो ग्लैंडिन है
इसकी सिंथेसिस को हमें इनहिबिट करना होगा। तो इसकी सिंथेसिस को हम इनहिबिट कैसे करेंगे? देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम कोई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कोई भी लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसी COX-1 COX-2 को इनहिबिट कर देगा। जब COX-1 COX-2 को इनहिबिट कर देगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगा। जब सिंथेसिस नहीं होगा तो ना तो COX-2 अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा, जो ये जिस रिएक्शन को कैटलिस्ट करता था, ना तो वो कैटलाइज होगा और ना ही COX-1 का। तो ये सारे जो फंक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो रहा था जहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करता था, और COX-2 की जितनी भी फंक्शन थे लाइक टेम्परेचर रेज करना या पेन की परसेप्शन को बढ़ाना, इन्फ्लामेशन कॉज करना, ये सारी चीज़ें नहीं होगा जब हम COX-1 COX-2 को इनहिबिट कर देंगे। अब इसकी क्लासिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की 4 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। जो प्रेफरेंशियल होता है ये COX-2 और COX-1 दोनों को इनहिबिट करते हैं। ये और नॉन सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, ये भी COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट करते हैं। और यही सेलेक्टिव जो है, ये सेलेक्टिवली सिर्फ COX-2 को ही इनहिबिट करते हैं ये। और ये जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं कि जो इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसको भी कम करते हैं, और जो टेम्परेचर बॉडी का रेज हुआ रहता है, बढ़ा रहता है, उसको भी कम करने में यूजफुल रोल प्ले करते हैं ये ड्रग। अब इन ड्रग को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला बेंजोक्साजोसिन, दूसरा पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव। तो पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव में आता है पैरासीटामोल, या फिर इसको दूसरे वर्ड में भी जानते हैं एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन या फिर पैरासीटामोल। दूसरी चीज़ जो बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव है इस कैटेगरी का, वो नेफोपैम है। नेफोपैम और पैरासीटामोल, या फिर उसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं एसिटामिनोफेन। ये दोनों ड्रग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी या एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं। अब बात करते हैं जो प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर हैं, लाइक निमेसुलाइड, डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, या फिर जो है मेलॉक्सिकेम, इटोडोलाइक, ये सारे ड्रग COX-2 इनहिबिटर में रखे, प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर में रखे जाते हैं। नॉन सेलेक्टिव में जो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में है वो एस्पाइरिन, और प्रोपेनोइक एसिड, इबुप्रोफेन, केटोप्रोफेन, और जो पैराजोलोन डेरिवेटिव में है वो जैसे फेनिलब्यूटाजोन या ऑक्सीफेनब्यूटाजोन। बात करते हैं इंडोल की, तो एंडोमेथासिन ये रखे गए हैं इंडोल डेरिवेटिव में, और फेनामिक एसिड डेरिवेटिव में जो मेफेनामिक एसिड यानी कि एंटी स्पास्मोडिक होती है वो चीज़ को इसमें रखा गया है। अब फेनामिक एसिड डेरिवेटिव में, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन होती है। और दूसरी चीज़ जो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर होती है, ये सिर्फ COX-2 को इनहिबिट करता है। हम लोगों ने पहले ही जिक्र किया है, जो COX-1 होता था वो रिस्पॉन्सिबल होता था जो गैस्ट्रिक एसिड है उसकी सेक्रेशन के लिए। लेकिन अगर हम सेलेक्टिवली COX-2 इनहिबिटर दे रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि जो जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग अगर हम लोग ले रहे हैं तो कहते हैं ज़्यादातर जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो अल्सर कॉज करता है या फिर किडनी डिजीज़ कॉज करता है। तो जो अल्सर कॉज करने की चांसेस होते हैं वो अगर सेलेक्टिव COX-2 दे रहे हैं तो बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये इनकेस आप अगर कार्डियक प्रॉब्लम देख लें तो कार्डियक में यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट इसका ज़्यादा कार्डियक के एस्पेक्ट से ज़्यादा होता है। इटोरिक ऑक्सीब या पेरिक ऑक्सीब अगर देते हैं तो पेन को रिड्यूस करेगा और अल्सर भी कॉज नहीं करेगा, लेकिन ये कार्डियक प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि जो ये सारे ड्रग हैं वो COX-1 ये जो है COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करते हैं। तो COX-1 जो है वो म्यूकस एसिड सेक्रेट करता है, तो म्यूकस और गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेट करता है। तो जैसे ये यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये स्टमक है मान लीजिए, ठीक है, और स्टमक की म्यूकस यहाँ सेक्रेट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है म्यूकस सेक्रेट करता है, ठीक है, और वो एक लेयर बना देता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। यहाँ से जो मास्ट सेल है वो जब सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक एसिड, तो ये गैस्ट्रिक एसिड से म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये जो म्यूकस है, और ये म्यूकस सेक्रेट करता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? COX-1। COX-1 को ये इनहिबिट करते हैं ये दोनों ड्रग। तो इसीलिए अगर वो COX-1 को इनहिबिट कर देंगे तो यहाँ जब जो म्यूकस नहीं रहेगा तो ये जो गैस्ट्रिक एसिड है वो म्यूकस को जला देगा, म्यूकस मेम्ब्रेन को जला देगा, अल्सर कॉज कर देगा। तो इसीलिए तो ये जो ड्रग है वो अल्सर की केस में ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू ये दोनों ड्रग के, ठीक है।
तो लेकिन ये जो है कार्डियक के केस में हम उन दोनों ड्रग को प्रेफर करेंगे, इसे नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो इसका क्लासिफिकेशन है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का, वो पूरा होता है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिले।